जो लोग को फीस देना है उन लोगों को दूसरा ग्रुप ऐड कर दो। देखिए ये गुडविल का अकाउंट हम लोग बनाएंगे। गुडविल के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखा 75,000, बाई बैलेंस सीडी लिखा 60,000 और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के कंसीडरेशन में गुडविल और आपका बढ़ा तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में गुडविल 10,000 को और इंक्रीज किया। अब आप लोग ये पाओगे कि कितना का गुडविल आपका डिक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई पीएल ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न ऑफ, कितना का गुडविल आपका रिटर्न ऑफ हुआ है और वो है 85 माइनस 60 इज 25,000। 25,000 का गुडविल आपका डिक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ है। तो 25,000 का गुडविल आप यहां पर एडजस्टेड पीएल के टू साइड में लिखिएगा, टू गुडविल 25,000। उम्मीद है गुडविल का एडजस्टमेंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का एक एडजस्टमेंट था। नीचे पॉइंट नंबर 2 था जिसमें ये लिखा हुआ है उसने जमीन खरीदा, उसने स्टॉक खरीदा और 2 लाख का परचेज कंसिडरेशन दिया, जबकि सामान खरीदा 1,90,000 का। तो बाकी का 10,000 रुपए आपका गुडविल का पोर्शन हुआ। अब हम लोग गुडविल का अकाउंट बनाकर यहाँ पे ये देख लेंगे कि गुडविल जो है उसमें 75,000 आपके बिगनिंग में है, 60,000 क्लोजिंग में है, 10,000 आपने इक्विटी शेयर कैपिटल, जस्ट ऊपर वाला जर्नल लेके देखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 का परचेज हुआ है और गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है 25,000 का। तो ये गुडविल खत्म हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के बाद हम लोग देखेंगे नॉन करंट एसेट्स में या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में फिक्सिशियस एसेट्स बोलकर कोई चीज है क्या? हाँ, तो देखिएगा वहां पे आपको नॉन करंट एसेट्स में एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलकर एक चीज है। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर? शुरू में 40,000, बाद में 20,000, 30,000। तो यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपका कम हो गया और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10,000 से रिटर्न ऑफ हो गया। जितना वैल्यू से रिटर्न ऑफ होगा वो वैल्यू आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये हुआ आपका, अगर कोई फिक्सिशियस एसेट्स और कोई इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको आप एडजस्टेड पीएल के डेबिट में लिख दीजिए, और अगर इंक्रीज होता है तो आप लोगों के क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाएगा, आप लोग उसको टच मत करिए, एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस में अगर जनरल रिजर्व है वो वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, घटेगा तो आपको एडजस्टमेंट चेक करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम जरूर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये ऊपर के बैलेंस शीट का पार्ट। अब हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। सिंस यहाँ पर दूसरे एडजस्टमेंट में आपका गुडविल मौजूद था इसलिए गुडविल रिटर्न ऑफ करने का काम हम पहले कर लिए। एडजस्टमेंट नंबर 1A हम लोग अब देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर A के लिए हमको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पता है फिक्स एसेट्स हम एक ही अकाउंट में आपको बनाकर सिखाते हैं। तो हम लोग फिक्स अकाउंट हम लोग बनाएंगे। फिक्स अकाउंट एक ही है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हाटएवर परचेज, कुछ भी परचेज होगा ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट में ही आएगा, ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट है। टू बैल बीडी ओपनिंग बैलेंस में फिक्स एसेट्स कितना है? ओपनिंग बैलेंस में फिक्स एसेट्स कितना है? 3,55,000, 3,55,000। क्लोजिंग में फिक्स एसेट्स कितना है? 6,20,000। यहां पर ये लिखा है कि एक मशीनरी है, एक फिक्स एसेट, उसका वैल्यू जो था, कॉस्टिंग जो था वो था 30,000 रुपया, 25% वो डेप्रिशिएट हो चुका है। तो किसी भी तरह से 25% अगर वो डेप्रिशिएट हो चुका है तो आज के डेट में उसका वैल्यू 22,500 है। इस मशीन को वो 50,000 रुपए में सोल्ड आउट कर देता है। तो अभी आप लोग बताइए कितना लंबा हाथ मारा है, इतना रिटर्न तो शेयर मार्केट में भी नहीं मिलता। 22,500 के मशीन को अगर 50,000 में आप बेच दोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, और यहां पर आप बाई बैंक लिखेंगे 50,000, फिर आपका जो प्रॉफिट हुआ वो आप 2PL लिखोगे और ये PL के परिवार में चला जाएगा एडजस्टेड PL, और ये हो गया 27,500।
अभी अभी हम लोग एक जर्नल एंट्री किए थे जहां पर एक फिक्स एसेट्स लैंड बोलकर परचेज किया था, तो आपका फिक्स एसेट्स बढ़ेगा। हालांकि उसके लिए आपने कोई कैश पेमेंट नहीं दिया है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू तो किया है, तो आपका फिक्स एसेट तो बढ़ा ना। तो फिक्स एसेट्स में हम लोग लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और लैंड परचेज हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हम क्लियर रहें। लैंड परचेज जो शेयर से परचेज किया था, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश था वो लैंड परचेज था और वो 1.5 लाख का लैंड परचेज किया था। इसके बाद हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो शुरू में 1,60,000 है, बाद में 1,85,000 है। अगर आपका क्लोजिंग वैल्यू 1,85,000 है, ओपनिंग वैल्यू 1,60,000 है, तो साफ साफ बात है 1,50,000 माइनस 1,85,000 माइनस 1,60,000 आपका डेप्रिसिएशन हुआ। लेकिन अगर कोई मशीन बिका है तो बेचने के बाद ओपनिंग बैलेंस में से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया। कहने का मतलब जो मशीनरी बिक चुका है उसका अब तक का डेप्रिसिएशन जितना हुआ है उसको ओपनिंग बैलेंस से माइनस करिए, फिर जाकर आप क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग करिए। तो देखिए हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लिखते हैं। डेप्रिसिएशन लिखेंगे 1,85,000 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1,85,000, ओपनिंग का बैलेंस है 1,60,000। इसमें से हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दैट मशीन व्हिच हैज बीन सोल्ड ऑलरेडी, जो मशीन सोल्ड हो चुका है, 30,000 का कॉस्टिंग था, 25% उसका डेप्रिशिएट हुआ था, तो हम लोग इसमें से 7,500 जितना उसका डेप्रिशिएशन हुआ था वो माइनस कर देंगे। सो 1,85,000 माइनस 1,52,500 इज 38,500 आई थिंक 32,500, यस 32,500 आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हुआ। ये आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। याद रखिए ये एडजस्टमेंट से आप अछूता नहीं रहिएगा, जरूर देगा। और ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ फिक्स एसेट्स का अकाउंट हो गया। और फिक्स एसेट्स का अकाउंट जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपको यहां से एडजस्टेड पीएल में जो जो चीज जाएंगे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, जिससे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे टू डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन पीएल का पार्ट है और वो पीएल से आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पाने के लिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, डेबिट का मतलब ऐड ही होता है। और इसके बाद जो ये 27,500 का प्रॉफिट हुआ था, इसको यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और ये कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज 27,500। इसके बाद इससे जो भी जाएगा वो आपके कैश फ्लो में जाएगा। हम अकाउंट एक बार मिटा दे रहे हैं, बैलेंस तो नहीं करेंगे कौन सा टू बैंक, इसका आप क्लोज करेगा तो टू बैंक, बाकी आपने परचेज किया है 1,70,000 रुपए का, देखोगे टू बैंक होगा, बाकी आपने परचेज किया है, ये सब जोड़िए और इधर को माइनस करिए, 1,70,000 रुपए का आपका परचेज ऑफ मशीनरी हो गया 1,70,000 आया। ये हो गया आपका क्लोज फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब हम मिटा देंगे। अब हमको इसका जरूरत बाद में पड़ेगा जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके लिए आप लोग को 1,70,000 रुपया कहां लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो, और 50,000 हमको कहां लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो, और बाकी शेयर कैपिटल बनाते समय काम आएगा। ये हम एडजस्टमेंट खत्म हुआ और हम ये मिटा दिए और फिलहाल हम लोग एडजस्टेड पीएल के सारे वर्किंग्स कर लेते हैं। Adjustment number 3. Dividend for 2005 was paid along with interim dividend of 5% on opening equity share capital। काफी कंफ्यूजन होता है interim dividend और proposed dividend को लेकर, लोग समझ नहीं पाते हैं। interim dividend कहने का मतलब
जिस साल आपने पेड किया उसी साल आपने मेड किया, सीधा बात है। उसी साल हम लोग सोचे और उसी साल पेड करते हैं, इसको हम लोग इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। मतलब जितना का पेड उतना का ही मेड, मतलब आप जो पीएल में वैल्यू बैठाओगे वही फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इंटरिम डिविडेंड पेड बोलकर बिठाओगे। तो इंटरिम डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पे दिया गया है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू जो है वो 1,50,000 है। तो इंटरिम डिविडेंड हम लोग 1,50,000 का 5% पेड करेंगे 7,500। प्रपोज डिविडेंड के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो पेड किया गया है। अगर ये दो, इसके बारे में हम एक चीज क्लियर करते हैं। प्रपोज डिविडेंड अब के आफ्टर 2013 कंपनीज एक्ट के बाद ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बन गया है। बैलेंस शीट में अगर ये आपके नहीं देता है और नीचे एडजस्टमेंट में ही ये देगा, फुट नोट पे देगा और फुट नोट पे ये लिखा रहेगा कि लास्ट ईयर का डिविडेंड और इस साल का डिविडेंड क्या है। आपको सिर्फ लास्ट ईयर का मतलब है, लास्ट ईयर का ही आप यहाँ पे एडजस्टेड पीएल में ही लिखिएगा और लास्ट ईयर का ही आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लिखिएगा। करंट ईयर से कोई मतलब नहीं रहेगा। याद रखिए ये होगा तब जब कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलकर प्रपोज डिविडेंड दिया रहता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का बैलेंस शीट में नहीं देकर फुट नोट में देगा तो हम लोग करंट ईयर का पेंसिल से काट देंगे, लास्ट ईयर का ही पेड, लास्ट ईयर का ही मेड, मतलब लास्ट ईयर वाला ही फिगर हम लोग एडजस्टेड पीएल के डेबिट में लिखेंगे और लास्ट ईयर वाला ही फिगर हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लिखेंगे। लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी अपडेट थोड़ा लेट से होता है। अगर ये एडजस्टमेंट उसमें नहीं होता है, वो बैलेंस शीट में देता है, तब हम लोग इसी ढंग से करेंगे। अगर नीचे बोला है प्रपोज डिविडेंड पेड करना है तो आपको प्रपोज डिविडेंड का एक छोटा सा माचिस के तिल्ली जैसा अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड में हम लोग बाई बीडी लिखेंगे। बाई बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, तुम लोग बीडी मत लिखना, बाई बैलेंस बीडी लिखना। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रपोज डिविडेंड का, ऊपर लिखा हुआ है 30,000 है ना। टू बैल सीडी कितना है 60,000 और यहाँ पर बोला है लास्ट ईयर का पेड हो चुका है प्रपोज डिविडेंड, मतलब ये लास्ट ईयर का 30,000 जो है ये पेड हो गया। यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे और यहाँ पर 30,000 लिखेंगे। टोटल प्रपोज डिविडेंड आपका हुआ 90,000। यहाँ पर लिखेंगे 90,000, यहाँ पर लिखेंगे 90,000। 90,000 में से 30,000 आप माइनस करिए, 60,000 हमारा एडजस्टेड पीएल में चला जाएगा और ये आपका 60,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू प्रपोज डिविडेंड। आई रिपीट, अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिया रहता है लास्ट ईयर का करंट ईयर का, तो करंट ईयर वाला फिगर हम लोग पेंसिल से काट देंगे और उसको देखेंगे ही नहीं। लास्ट ईयर का ही हम लोग एडजस्टेड पीएल में लिखेंगे और लास्ट ईयर का ही हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लिखेंगे। लेकिन अभी के पेपर में हम कंफ्यूज हैं कि क्या करने वाला है, वो लोग पुराना पेपर देगा कि नया पेपर देगा। अगर बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड बोलकर कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस रहता है और नीचे उसके बारे में एडजस्टमेंट है तो बाध्य होकर आपको इसका अकाउंट मजबूरन बनाना ही होगा। बाई बीडी टू सीडी टू बैंक बाई पीएल, या फिर प्रोवाइडेड लिखेगा तो बाई बीडी टू सीडी बाई पीएल टू बैंक, कोई ना कोई एक फिगर आपको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है टैक्स के बारे में। लास्ट टैक्स के बारे में एक एडजस्टमेंट है। हम लोग पीएफटी का एक अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, या आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही देगा। प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग लिखेंगे बाई बैल बीडी। ओपनिंग टैक्स का प्रोविजंस है 20,000। टू बैल सीडी कितना है 40,000 और इसके बाद सेटल्ड हुआ है 28,000 में। टू बैंक 28,000 में सेटल्ड हुआ है टैक्स आपका। तो कितना का बाई पीएल आएगा, कितना का बाई पीएल आएगा, वो पीएल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे ये हो गया प्रोवाइडेड। कितना का प्रोवाइडेड हो गया बैलेंसिंग फिगर बताना थोड़ा कैलकुलेट करके फटाफट। 48,000 और यही 48,000 आपका एडजस्टेड पीएल में 2PFT बोलकर आ जाएगा 48,000। ठीक है,
जो बाई पीएल वाला पोर्शन है वो आपके एडजस्टेड पीएल में आएगा। और फाइनेंशियल एक्टिविटी जब हम लोग बनाएंगे तब हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। प्रपोज डिविडेंड का कितना अमाउंट था लास्ट ईयर का, हमने लिखा नहीं, लास्ट ईयर का, हाँ जो प्रोवाइड हुआ था 60,000 और ये हो गया आपका 48,000, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया एंड वी आर रेडी टू मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप लोगों ने सब्जी काट लिया, आलू काट लिया, टमाटर काट लिया, अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब आपका फाइनली अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। इतना देर तक हम लोग तेल गरम करने का वेट कर रहे थे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था हमको, हम लोग वो निकाल चुके हैं। टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इसका होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,65,500, 1,65,500 और यही फिगर हम लोग यहां पर लिखेंगे 1,65,500। कुछ नहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अंडरलाइन करके 2-4 किलोमीटर छोड़ के लिखेंगे, 2-4 किलोमीटर मतलब 2-4 लाइन। इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑब्लिक डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फॉर्मेट लिखाते समय इसको याद रखने का तरीका बताया था मैंने कि करंट एसेट्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। मतलब अगर वो डिक्रीज होता है तो आप उसको ऐड करिएगा, अगर वो इंक्रीज होता है तो आप उसको लेस करिएगा। बट करंट लायबिलिटी के केस में सीधा होगा, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। करंट एसेट्स घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। ये आपका पोयम है, ये छोटा सा एक पोयम याद रखिएगा, इसके बारे में ये स्टेटमेंट अपने आप याद रहेगा आपको कि क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है। इसमें हम लोग देखें तो करंट एसेट्स में सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका इन्वेंट्री का पार्ट है। इन्वेंट्री को देख लेते हैं हम लोग। 110 शुरू में था और 70 बाद में हुआ। अब देखेंगे इन्वेंट्री जो था 110 शुरू में था, 70 बाद में हुआ। इस 70 में जो था 40,000 का जो परचेज हुआ था वो आपके शेयर से परचेज हुआ था, उसको आप हटा देंगे। हम लोग सिर्फ कैश का मूवमेंट देखते हैं। तो क्लोजिंग का जो बैलेंस है वो 70 में से 40 साइड कर दीजिए। तो शुरू में आपका कितना था 110, बाद में कितना था 30, 40 हटा दीजिए। वो शेयर से परचेज हुआ था, मतलब कैश का मूवमेंट नहीं हुआ था, शेयर से ही परचेज हुआ था। तो शेयर का ही काम हम लोग को वहां पे करना है। तो यहां पर हम लोग शेयर के बारे में बात करेंगे। शेयर जो है उसको हटा देंगे। क्लोजिंग में शेयर जो है वो है 70 और उसमें से 40 जो है वो है शेयर में परचेज किया हुआ है। तो हम लोग 1,10,000 में से 30 ही माइनस करेंगे तो इन्वेंट्रीज आपका घट गया है, मतलब आपको इसको बढ़ाना, मतलब इसको आपको ऐड करना होगा। इन्वेंट्रीज ब्रैकेट में लिख के दिखा देते हैं। 110 माइनस 30 मतलब 70,000 से आपका इन्वेंट्री घटा है और 70,000 जो है वो 80,000 से आपका इन्वेंट्री जो है घटा है और वो हम लोग 80,000 ऐड में डालेंगे। इन्वेंट्रीज के बाद डेटर्स का वैल्यू लेंगे। डेटर्स शुरू में था 120, बाद में 75, मतलब हुआ 120 माइनस 75 कितना से 45,000 से डेटर आपका डिक्रीज हुआ। तो ये रिसीवेबल्स है और रिसीवेबल्स भी आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और कितना से 45,000 से हम डायरेक्ट यहां पे लिख दिए। इसके बाद करंट एसेट्स में होता है बैंक, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस शुरू में था 30, बाद में था 20, 10,000 से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी घट रहा है। हर करंट एसेट्स घट रहा है, इसलिए हम लोग ऐड में डाल रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया 10,000।
ये सब कुछ हो जाने के बाद अभी का क्या बात है, करंट लायबिलिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी में ये पता चलता है कि सन्ड्री क्रेडिटर शुरू में था 80, बाद में था 100, 20,000 से बड़ा, मतलब करंट क्रेडिटर्स भी आपका इंक्रीज में ही चला गया। हाँ बंद करो मोबाइल। 20,000 हो गया क्रेडिटर्स का। इसके अलावा आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाता है, और कोई भी करंट लायबिलिटीज आपके पास नहीं है। अब करंट एसेट्स में हम लोग बैंक को क्यों छोड़ दिए, तो वो हमारे सब्जी बनने के बाद छौंक का काम करेगा, मतलब एकदम लास्ट में उसका जरूरत है, उसको हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। जब तीनों एक्टिविटीज कर लेते हैं तो उसी के लिए हम लोग वो सारा काम कर रहे हैं कि हमारा ओपनिंग में कितना पैसा था और क्लोजिंग में कितना पैसा था, वो अपने आप ही ओपनिंग ऐड करने के बाद क्लोजिंग आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर डिक्रीज में और ये वाला जो पोर्शन इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ₹3,20,500। ये 3,20,500 में से हम लोग लिखेंगे लेस टैक्स पेड, कितना का आपने टैक्स पेड किया है। तो पता चला कि लास्ट ईयर का जो टैक्स है वो हम लोगों ने पेड किया था, और टैक्स जो सेटल्ड हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है 28,000 का टैक्स जो है वो आपका सेटल्ड हुआ था। ये 28,000 को माइनस करने के बाद 292,500 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया। सामने लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाने के बाद हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग ये डिलीट कर देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग एक बार लिख लेते हैं, जो हम लोग कैलकुलेट किए 2,92,500, और फिर यहां से हम लोग हटाकर मिटाकर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट, सारे टर्म्स आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करने के लिए आपको यहां पर बी नंबर पॉइंट लिखना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसके लिए आपको फिक्स एसेट्स का अकाउंट देखना होगा। फिक्स एसेट्स में देखिएगा टू बैंक लिखा हुआ था, फिक्स एसेट्स में टू बैंक लिखा हुआ था, मतलब फिक्स एसेट्स में टू बैंक लिखने का मतलब आपका फिक्स एसेट्स परचेज्ड हुआ था। यहां पर हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो था आपका परचेज हुआ था, वो फिक्स एसेट्स कितना का परचेज हुआ था, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना का, 1,70,000 का कैश देकर परचेज हुआ था। इसके बाद लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ था 50,000 का, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ था, जिसको हम लोग विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि इससे पैसा आई। तो यहां पर क्या हुआ, वह 1,70,000 रुपए का हमारा रुपया गया, इसलिए ब्रैकेट में लिखे 50,000। और इसके अलावा 1,50,000 का जो शेयर परचेज किया था, वो जो लैंड परचेज किया था वो शेयर देकर परचेज किया था, इसलिए वो 1,50,000 यहाँ पे कैश फ्लो में नहीं आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसके बाद ना तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और कोई भी फिक्स एसेट्स आपका मौजूद नहीं है, तो 1,20,000 माइनस में चला गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आफ्टर दैट जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करोगे तो सी नंबर आपको करना होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज।
कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज। फिनेंशियल एक्टिविटीज का कैश फ्लो आपको कैलकुलेट करना है और कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज में हम लोग शेयर का पार्ट देखते हैं। हालांकि यहाँ पर शेयर से वो कुछ जमीन खरीदा था, इसलिए हमको शेयर का अकाउंट बनाकर क्लियर कर लेना होगा कि कितना का हम लोग कैश में इशू किए हैं। तो हम लोग छोटा सा एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग अकाउंट बना लेते हैं साइड में। इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट हम लोग बनाएंगे, यहीं पर देख लीजिए आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग में कितना का पड़ा हुआ है बताना जरा, कितना? 1.5 लाख। टू बैलसीडी 3.5 लाख। बाई जमीन, कितना का जमीन खरीदा था शेयर देकर? 1.5 लाख। वीडियो को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। फिर से देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, वीडियो में ही नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैलबीडी 1.5 लाख। टू बैलसीडी 3.5 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। कुछ जमीन खरीदा था वो शेयर देकर बाई जमीन, कितना का जमीन है? 1.5 लाख का। और बाकी 3.5 लाख आपके क्लोजिंग में है। यहाँ पर 1.5 लाख और 1.5 लाख आपका शेयर वगैरह परचेज करके अभी भी आपका बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आ रहा है, उसको आपने पैसा में इशू किया है। तो बाई बैंक 50,000 रुपए आपने कैश में इशू किया है और यहीं पर आपका कैश का मूवमेंट हुआ है शेयर इशू करने से। बाई बैलबीडी, टू बैलसीडी, स्टॉक फिक्स से थोड़ी होता है। ओ स्टॉक था ना, सॉरी मतलब कैश में आपका कुछ भी इशू नहीं हुआ है। स्टॉक है 40,000 का और 10,000 का गुडविल है। मतलब एकदम बड़ा बात ये किया है कि कोई भी शेयर ये कैश में इशू नहीं किया, सब का सब ये शेयर इशू किया है ये परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश में। कहीं जमीन खरीद दिया, कभी स्टॉक खरीद दिया और बाकी का जो बच गया उसको गुडविल में डाल दिया। तो कैश से कोई भी लेन देन नहीं हुआ आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज में इन शेयर कैपिटल का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम लोग रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देखेंगे। शुरू में 100 है, बाद में 150 है, मतलब आपने प्रीफरेंस शेयर जरूर इशू किया है। यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। कितना का प्रीफरेंस शेयर इशू किया है? 50,000 का। इसके बाद डिवेंचर्स में कोई परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। डिवेंचर शुरू में था 150, बाद में था 100, तो मतलब हुआ रिडम्पशन किया है वो डिवेंचर्स का, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का रिडम्पशन भी कर दिया, वो भी 50,000 रुपया ब्रैकेट में। इसके अलावा मैंने बताया था इंटरिम डिविडेंड के बारे में, जितना का पेड उतना का ही मेड। तो इंटरिम डिविडेंड हम लोग लिख देंगे 7,500 का इंटरिम डिविडेंड था, पेड हुआ है तो आपका ये भी ब्रैकेट में जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रपोज डिविडेंड लिख देंगे। कितना का प्रपोज डिविडेंड आपने पेड किया था? प्रपोज डिविडेंड भी आपने लास्ट ईयर का पेड किया था। कितना का पेड किया था लास्ट ईयर का? होता ना, हाँ 30,000। प्रपोज डिविडेंड भी पेड हो गया। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पोर्शन देख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। शुरू में कितना है? 60, बाद में कितना है? कुछ नहीं, मतलब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट का भी पेमेंट कर दिया है। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओडी, कितना का बैंक ओवरड्राफ्ट पेड कर दिया? 60,000 रुपया का, ये भी माइनस में हो गया। मतलब आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज माइनस में हो गया। कैश यूज्ड हुआ है, कितना का कैश यूज्ड हुआ है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में? कितना का कैश यूज्ड हुआ है?
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पूरा का पूरा माइनस में हो गया, कैलकुलेट करके फटाफट बताओ। 50 50 कैंसिल हो गया, 60 90 90 97,500 हो गया। कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसके बाद बाहर वाले कॉलम को, ये तीनों कॉलम को हम लोग एडलेस करेंगे तो आपके पास आएगा नेट चेंज इन कैश, नेट चेंज इन कैश। नेट चेंज इन कैश आपका पूरा कैलकुलेट करने के बाद 75,000 आ गया। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है? ओपनिंग कैश ओपनिंग कुछ नहीं है। और लोन आपने छोड़ दिया था, याद भी नहीं रखा, लॉन्ग टर्म लोन जो था, तो ये लोन भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना था? 100 रुपए लोन, बाद में 50 था। तो रीपेमेंट ऑफ लोन भी हो गया। मैं इसके साथ रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन यहाँ पर बोलकर डाल देता हूँ, बैंक लोन, और वो है कितना? 50,000। 50,000 आप यहाँ पे माइनस करिएगा। ये आपका 97,500 नहीं होगा, 47,500 हो जाएगा। और अब आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे 25 हो गया। नेट चेंज इन कैश में हम लोग का 25 आया। और हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस दिया हुआ है नील, तो बैलेंस दिया हुआ है नील। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में टोटल कितना आएगा? 25,000। देखना आपका कैश इन हैंड में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 25,000 है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 25,000 है। काफी बड़ा सम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो कहीं पर भी आपसे कुछ चीज छूट सकता है, इसलिए कंसंट्रेशन पूरे सम्स पे होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पूरे सम में हर लायबिलिटी को एक बार ठीक से निरीक्षण करना चाहिए, सब कुछ को ठीक से जांच पड़ताल करना चाहिए। हो सकता है आवाज कुछ ना कुछ छूट गया हो सुनने में, बट एक बार के लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका जो सम बना, थोड़ा टाइम लगता है। 50,000 माइनस करने के बाद, हाँ ठीक है, 147,500। ये एक बार फिर से रेक्टिफाई कर लीजिए। इस 50,000 के कारण माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका माइनस हो गया, तो माइनस और बढ़ जाएगा 1,47,500। और ये बाहर वाला फिगर आप टोटल करिएगा तो 25,000 हो गया नेट चेंज इन कैश। और उसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इस तरह से हम लोग ये सम कंप्लीट कर लिए। ये रहा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट 2007 कैलकाटा यूनिवर्सिटी जेपी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका हेडिंग है। और आप लोग इस सम को जरूर करके रखिए। इसीलिए लगता है आज कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया था, बाद में बोला वो यश सर मेरे को एंट्री दीजिए। एंट्री क्या था? क्लास ऑफ कर दी। टाइम क्या हुए? 12:46।